हेलो बच्चों, आपका मेरी नई वीडियो में स्वागत है। आज हम लोग सीखेंगे कि किसी भी फलन का अवकलन या समाकलन करते क्यों हैं, क्या इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग है, दोनों के बीच में रिलेशन या कनेक्टिविटी क्या है। तो इस चीज़ को हम लोग टॉपिक बाय टॉपिक समझेंगे। तो आज की आउटलाइन या कंटेंट जो रहेगा, कैलकुलस को पढ़ने के लिए सबसे पहले राशियां समझना है, राशियों के प्रकार समझने हैं, राशियों के आधार पे कैलकुलस का विभाजन की कैलकुलस को डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है राशियों के आधार पे। फिर पढ़ेंगे अवकलन व समाकलन का ज्योमेट्रिकल मीनिंग या फिजिकल मीनिंग। फिर उसके बाद कुछ एग्जाम्पल लेंगे 2D और 3D के सर्किल या स्फीयर के थ्रू। इन सभी कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो कंटेंट लिख रखा है, राशियां क्वांटिटीज़ क्या होती हैं। जैसे हम लोग साइंस या फिजिक्स पढ़ते हैं तो उसमें राशियां दो प्रकार की होती हैं, सदिश राशि या अदिश राशि। इसी प्रकार से कैलकुलस को भी पढ़ने के लिए हमें राशियों की आवश्यकता पड़ती है। तो राशियां, सबसे पहले बात करते हैं राशि क्या होती है। किसी भी फलन या वक्र को दर्शाने के लिए हम कुछ अल्फ़ाबेट या वर्णमाला का यूज़ करते हैं। किसी भी फलन या वक्र को दर्शाने के लिए हम लोग अल्फ़ाबेट या वर्णमाला का यूज़ करते हैं। वो अल्फ़ाबेट जो होते हैं एक्स वाई जेड, उन रिप्रेजेंट करने के लिए उनको हम एक्स वाई जेड। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो राशियां होती हैं क्वांटिटी, इनको समझ लेते हैं। किसी भी फलन या वक्र को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें कुछ अल्फ़ाबेट की ज़रूरत पड़ती है। उन अल्फ़ाबेट्स को राशियां बोलते हैं। अब बात कर लेते हैं कि राशियां होती कितने प्रकार की हैं। तो राशियां दो प्रकार की होती हैं, चर राशि और अचर राशि, वेरिएबल, कांस्टेंट। चर राशियां भी दो प्रकार की होती हैं, स्वतंत्र चर, परतंत्र चर, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल्स। अब फंक्शन की लैंग्वेज में समझ लेते हैं, फलन की भाषा में समझ लेते हैं। जो अपनी इनपुट वैल्यू होती है, यानी कि जो अपना डोमेन जो होता है वो आपका स्वतंत्र चर है, और जो आपका आउटपुट वैल्यू है, जो को डोमेन है, उसको आप परतंत्र चर कह सकते हो। जो इनपुट वैल्यू है, जिसपे आपका ये y जो है ना, ये यहाँ पे परतंत्र चर है, x स्वतंत्र चर है, क्योंकि y जो है ना x पे डिपेंड कर रहा है। x आपकी इनपुट वैल्यू है और y आपकी आउटपुट वैल्यू है, y आपकी आउटपुट वैल्यू है। ये तो बात हो गई चर राशियों की। फिर बात करते हैं अचर राशियाँ, कांस्टेंट क्या होते हैं। तो अचर राशियां भी दो प्रकार की होती हैं। एक तो होता है स्वेच्छ अचर, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, और दूसरा है पूर्ण अचर, एब्सोल्यूट कांस्टेंट। स्वेच्छ अचर क्या होते हैं, जब किसी भी फंक्शन या किसी भी कर्व का जनरल वैल्यू लिखना हो, जनरल पैटर्न लिखना हो, बाय द वे मान के चलते हैं, जैसे ही हमने एक स्ट्रेट लाइन का ग्राफ लिखा है, स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन लिख रखा है, और दूसरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखा, द्विघात समीकरण लिखा है। तो यहाँ पे जो अंग्रेजी वर्णमाला के जो स्टार्टिंग के लेटर होते हैं ABCD, इस तरीके से इनको हम लोग स्वेच्छ अचर के तौर पे यूज़ करते हैं, जनरली A से लेकर के S तक, है ना। और जो ये पूर्ण अचर, वो ये स्वेच्छ अचर हो गए आपके A से लेकर के ABCD, स्टार्टिंग के जो लेटर्स हैं उनको आप स्वेच्छ अचर में यूज़ करते हैं। और ये जो XYZ है, XY या Z है, इनको हम लोग परतंत्र चर या जो है ना स्वतंत्र चर, इस तरीके से मान लेंगे। फिर बात आती है पूर्ण अचर कि एब्सोल्यूट कांस्टेंट क्या होते हैं। तो जो भी अपने पास रियल नंबर्स या इंटीजर्स या नेचुरल नंबर हैं, उनको हम लोग पूर्ण अचर बोलते हैं। तो ये पूरा इसमें जो है ना, पूरा अपना रियल लाइन इंक्लूड कर जाएगी, -इनफाइनाइट टू +इनफाइनाइट। जैसे राशियां दो प्रकार की हैं, उसी तरीके से आप कैलकुलस को भी दो भागों में बांट सकते हैं। जो हमारी बोर्ड की कैलकुलस है, यानी कि 12th स्टैंडर्ड तक जो कैलकुलस है, वो कैलकुलस होती है कैलकुलस इन वन वेरिएबल्स, यानी कि जितने भी हम फंक्शन पढ़ते हैं उसको जनरली y x लिखा जाता है। मतलब यहाँ पे जो अपने पास स्वतंत्र चर है उसकी संख्या सिर्फ एक है, ओनली वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, सिर्फ एक स्वतंत्र चर है। तो इसको बोला जाता है कैलकुलस इन वन वेरिएबल्स, यानी कि जो बोर्ड्स की कैलकुलस है, जो 12th स्टैंडर्ड तक कैलकुलस पढ़ते हैं, वो ओनली वन वेरिएबल्स में है। फिर जब हायर क्लासेस में जाते हैं, BSc वगैरह या फिर BTech में, तो फिर वहाँ पे मल्टी वेरिएबल्स कैलकुलस पढ़ते हैं या सेवरल वेरिएबल्स कैलकुलस, एक ही बात है। तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ
इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होते हैं वो मोर देन 2 होंगे, जैसे यूज द फंक्शन ऑफ एक्स वाई, ये यूज द फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान के चलते हैं वन वेरिएबल के लिए एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे अपना वृत्त है ना, सर्किल है, तो किसी वृत्त का क्षेत्रफल a इक्वल टू होता है पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पाई तो कांस्टेंट है, यानी a प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, सिर्फ एक चर राशि है, यानी कि यहाँ पे a जो है ना वो r का फंक्शन है, सिर्फ एक वेरिएबल का फंक्शन है। अब ये मल्टी वेरिएबल्स क्या है, जैसे अगर किसी बेलन या सिलेंडर के आयतन का फॉर्मूला लिखें तो ये होगा v इक्वल टू पाई आर स्क्वायर h। तो यहाँ पाई तो कांस्टेंट है, बट यहाँ पे दो प्रकार के वेरिएबल्स हैं, r भी है, रेडियस r और हाइट h, ये दो प्रकार के वेरिएबल्स हैं। अगर किसी फंक्शन में दो या दो से ज़्यादा वेरिएबल्स इंक्लूड होते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं मल्टी वेरिएबल्स कैलकुलस, है ना। अगर सिर्फ एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होगा तो उसको वन वेरिएबल्स कैलकुलस बोला जाता है। तो यहाँ से अपना हो गया क्वांटिटीज़ हो गई, राशियाँ हो गई, क्वांटिटीज़ के टाइप्स हो गए, क्वांटिटीज़ के आधार पे कैलकुलस का डिस्ट्रीब्यूशन कर लिया। अब करते हैं इनकी फिजिकल और ज्योमेट्रिकल मीनिंग की बात करते हैं। तो सबसे पहले लेते हैं ज्योमेट्रिकल मीनिंग, यानी कि ज्यामितीय अर्थ क्या होता है। तो अवकलन का ज्यामितीय अर्थ होता है किसी भी फलन की अवकलन की मदद से अगर किसी फंक्शन का हम डेरिवेटिव या अवकलन करते हैं तो वो किसी भी फलन की प्रवणता, ढाल या स्लोप बताता है ना। अब इंटीग्रेशन क्या है, उसी स्लोप का यूज़ करके दोबारा से फंक्शन को जनरेट करना, ये प्रोसेस जो है ना इंटीग्रेशन कहलाता है, ये प्रोसेस आपका इंटीग्रेशन कहलाता है। तो ये एक तरीके से फैमिली ऑफ कर्व्स को रिप्रेजेंट करता है। एक एग्जांपल लेते हैं, सपोज दैट आपका y इक्वल टू x एक स्ट्रेट लाइन का फंक्शन है पासिंग थ्रू द ओरिजन। ये मान लो कोई लाइन है अपनी ओरिजन से पास हो रही है, इसको अगर डिफ्रेंशिएट कर दें विद रिस्पेक्ट टू x तो इसका डिफ्रेंशिएशन बनेगा 1। वैसे इसका प्रोनाउंसिएशन जो उच्चारण है, सही उच्चारण होता है डी डी एक्स ऑफ वाई, डी डी एक्स ऑफ वाई, डी डी एक्स ऑफ वाई। जनरली डी वाई अपॉन डी एक्स पढ़ लेते हैं, बट ये गलत होता पढ़ना, है ना, डी डी एक्स ऑफ वाई पढ़ना चाहिए। तो इसकी स्लोप आ गई 1, इसकी स्लोप 1 आ गई। अब इसको एज ए मान लो कि किसी फंक्शन का इंटीग्रेशन करते हैं इस तरीके से, ये मान लो किसी फंक्शन की स्लोप है, तो ये फंक्शन अपने पास स्लोप यहाँ पे 1 है, तो 1 का इंटीग्रेशन x हो गया। ये मान के चल रहे हैं कि हमें बेसिक फार्मूले याद हैं, उस आधार पे हमने यहाँ 1 का इंटीग्रेशन रख लिया कि अवकलन के भी बस कॉन्सेप्ट समझना है कि इसको ज्योमेट्रिकल मीनिंग यानी कि बीच में कनेक्टिविटी क्या है अवकलन या समाकलन में। तो ये y इक्वल टू x आ गया है ना, तो पर्टिकुलर x ले लो तो सिंगल वैल्यू आएगी, x प्लस c कर लिया तो यहाँ पे जितनी भी इसके पैरेलल लाइंस होंगी वो सभी चीज़ें इसमें इंक्लूड हो गई। अब बात करते हैं इसकी फिजिकल मीनिंग की, इसका भौतिक अर्थ क्या है। तो अवकलन का फिजिकल मीनिंग ये है कि ये रेट ऑफ चेंज को भी बताता है, परिवर्तन की दर। परिवर्तन की दर का मतलब ये है कि जैसे अपना इनपुट वैल्यू जो अपना स्वतंत्र चर है वो x है और आउटपुट वैल्यू अपनी कितनी है, वो y है। तो अगर जो x में चेंज करें उसके अकॉर्डिंग y में कितना चेंज हो रहा, मतलब चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू x के सापेक्ष y में परिवर्तन, तो ये रेट ऑफ चेंज बताता है। जैसे कि दूरी टाइम का फंक्शन होता है, डिस्टेंस जो होता है वो टाइम का फंक्शन होता है। अब अगर डिस्टेंस को विद रिस्पेक्ट टू t डिफरेंशिएट कर दें तो वेलोसिटी बताता है, वेग बताता है। अगर वेलोसिटी को फिर से t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दें तो एक्सीलरेशन बताएगा। जस्ट इसका रिवर्स, जैसे डेफिनेशन में भी हम लोग पढ़ते हैं कि अवकलन समाकलन जो है ना वो अवकलन का अपोजिट होता है, रिवर्स प्रोसेस होता है, इनवर्स प्रोसेस होता है अवकलन का ना। तो अब समाकलन में क्या करना है, समाकलन में अगर डिस्टेंस निकालनी है और एक्सीलरेशन दे रखा है, सॉरी अगर वेलोसिटी दे रखी है तो उसका टी के सापेक्ष टाइम के रिस्पेक्ट में अगर वेलोसिटी को इंटीग्रेट कर दें तो डिस्टेंस निकल आएगी। अगर एक्सीलरेशन का टाइम के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दें, इंटीग्रेट कर दें टाइम के रिस्पेक्ट में, तो ये वेलोसिटी को बताएगा, है ना। एक्सीलरेशन को अगर टाइम के सापेक्ष में समाकलन कर दें तो ये वेलोसिटी बताएगा। और इसकी मदद से और भी कई चीज़ें निकाली जा सकती हैं, जैसे किसी भी कर्व या फंक्शन का आप टोटल उसकी लेंथ बता सकते हो, है ना, सर्कमफेरेंस या लेंथ बता सकते हो, एरिया भी बताया जा सकता है, उसका वॉल्यूम बता सकते हैं, आयतन बता सकते हैं, डेंसिटी बता सकते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी बता सकते हैं, सेंट्रॉइड। ये सभी चीज़ें जो है ना इंटीग्रेशन की मदद से किसी फंक्शन या कर्व की आप निकाल के बता सकते हो। अब अवकलन और समाकलन के बीच की कनेक्टिविटी समझते हैं दो एग्जाम्पल से, है ना।
पहले हमने एक 2D शेप रखी है सर्किल, और दूसरा उसी का 3D पार्ट ले लिया स्फीयर, है ना। तो पहले सर्किल की बात करते हैं। जैसे मान लेते हैं ये कोई वृत्त है जिसकी रेडियस r है, जिसकी रेडियस r है, तो केंद्र O मान लो इसका, है ना। तो वृत्त का, किसी भी वृत्त का क्षेत्रफल एरिया A इक्वल टू होता है पाई आर स्क्वायर। ए पाई यहाँ पे कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है, इसका मतलब A जो है ना वो सिर्फ एक चरराशि का फंक्शन है, फंक्शन ऑफ r है। इस तरीके से मान लो जैसे y इज द फंक्शन ऑफ x होता है, सिमिलरली उसी प्रकार से a इज द फंक्शन ऑफ r। मीन्स ये कि इसको आसानी से वन वेरिएबल कैलकुलस के अकॉर्डिंग डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। ये r का फंक्शन है, तो विद रिस्पेक्ट टू r, डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू r के सापेक्ष अवकलन करो, r के सापेक्ष डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू r। अगर यहाँ पे, तो यहाँ पे एक खास चीज़ देखने को मिलेगी, अगर r के सापेक्ष इसका अवकलन करते हैं, पाई कांस्टेंट है, एक्स स्क्वायर का 2x आता, उसी तरीके से r स्क्वायर का डेरिवेटिव आ जाएगा 2r, तो ये 2 पाई r आ गया। ये किसी भी वृत्त की परिधि को रिप्रेजेंट करता है, उसकी सर्कमफेरेंस को बताता। मीन्स ये कि अगर हमने किसी वृत्त के अगर क्षेत्रफल का अवकलन करते हैं तो अपने को परिधि मिल जाती है, परिधि आ जाती है ना। अब जस्ट अपोजिट, अगर इस परिधि का यूज़ करके इसको r के सापेक्ष अगर समाकलन कर लिया जाए, 2 पाई r dr, 2 पाई कांस्टेंट है r dr, 2 पाई r का इंटीग्रेशन हो जाएगा r के रिस्पेक्ट में r स्क्वायर बाई 2, तो ये एरिया निकल आया। तो यही तो चीज़ हम लोग सीख रहे हैं या बताना चाह रहे हैं कि जैसे किसी भी फंक्शन या वक्र को जब उसके चरराशि के सापेक्ष में अवकलन करते हैं तो वो उसकी स्लोप बताता है। जैसे ये देखो, इसकी वृत्त का क्षेत्रफल है ना, r के सापेक्ष उसका अवकलन किया तो 2 पाई r निकल के आया। 2 पाई r का मतलब ये है कि परिधि से इसका जो अंदर का क्षेत्र है वो इसका माइनस हो गया, मतलब ये इसकी परिधि जो है, यही तो एक तरीके से इसकी स्लोप है अगर देखा जाए, है ना। समाकलन की मदद से हम लोगों ने क्या किया कि जो इसकी स्लोप थी उसको इंटीग्रेट कर दिया, तो फिर से ये पूरा जो है इसका एरिया प्रोवाइड करवा दिया, है ना, इंटीग्रेशन। अब स्फीयर का मान लेते हैं ये 3D शेप है, किसी वृत्त को उसके व्यास के परिता अगर घुमाते हैं अर्धवृत्त को, तो अपने को स्फीयर प्राप्त होता है, गोला मिल जाता है ना। तो गोले के आयतन का सूत्र यूज करते हैं। गोले का आयतन, किसी गोले का आयतन V इक्वल टू होता है 4/3 पाई r क्यूब। अगर इसको हम लोग r के सापेक्ष अवकलन कर दें, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू r, तो 4/3 कांस्टेंट है, r क्यूब का डेरिवेटिव, तो ये आ जाएगा 3r स्क्वायर, 3 से 3 कट, ये 4 पाई r स्क्वायर आया। और यही तो इसका सरफेस होता है, यही तो इसका जो है CSA होता है, कर्व सरफेस एरिया, CSA। ये इसका हो गया वक्र पृष्ठ, वक्र पृष्ठ। अब इस वक्र पृष्ठ को अगर r के सापेक्ष समाकलन कर लिया जाए, 4 पाई r स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू r, 4 पाई कांस्टेंट हो जाएगा, r स्क्वायर का इंटीग्रेशन आ जाएगा r क्यूब बाई 3, x के पावर n के थ्रू, x टू द पावर n का इंटीग्रेशन बनता है n+1 अपॉन n+1, तो 4 पाई, ये किसी भी, ये हमने निकाल लिया इसका जो है ना समाकलन की मदद से, स्फीयर का पृष्ठ की समाकलन का यूज़ करके पृष्ठ से जो है ना उसका, पृष्ठ की मदद से उसका आयतन निकाल लिया, है ना। तो ये चीज़ अब हमारे हिसाब से क्लियर हो जानी चाहिए कि अगर हम किसी भी फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हैं तो वो उसकी स्लोप बताता है, स्लोप का यूज़ करके आप दोबारा से फंक्शन को जनरेट करना, यही चीज़ जो है ना इंटीग्रेशन कहलाती है। उसके हमने 2 एग्जाम्पल भी ले रखे, 2D सर्किल का एक एग्जाम्पल लिया और एक 3D स्फीयर का एग्जाम्पल लिया, दोनों चीज़ें अलग अलग एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएंगी। अब कुछ बच्चे ये सोच रहे होंगे कि सर ने बेलन का या शंकु का फार्मूला क्यों नहीं लिया आयतन का,
तो बेलन का जो आयतन है वो दो चीज़ों पे निर्भर कर रहा, आर पे और एच पे, यानी किसी भी बेलन का आयतन जो है ना, पाई दो कांस्टेंट है, मतलब V प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर एच, है ना, आर पे डिपेंड करेगा और एच पे डिपेंड करेगा। तो ये अब जो है ना, ये केस हो गया जाके, ये केस बना जाके मल्टी वेरिएबल कैलकुलस का, है ना, मल्टी वेरिएबल। तो ऐसे इस प्रकार के केस को सॉल्व करने के लिए हमें औकलन भी दो प्रकार के होते हैं, हमें आंशिक औकलन की जरूरत पड़ती है, पार्शियल डेरिवेटिव, है ना। तो ये हायर क्लासेस की बात है, इस तरीके से ये सिंबल यूज करते हैं, डेल डेल ऑफ, है ना, इस तरीके से, ये हायर क्लासेस की बात है ये। तो ये जो एग्जाम्पल्स लिए हैं वो ओनली वन वेरिएबल्स के अकॉर्डिंग लिए हैं, वन वेरिएबल्स के अकॉर्डिंग। तो आज के लिए इतना इनफ है। सेकेंड वीडियो में बहुत ही जल्दी हम लोग फिर एक दूसरे से मुलाकात होगी और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ मुलाकात होगी। चैनल को आप लाइक कर लो, सब्सक्राइब कर लो और शेयर भी कर देना। फिर